नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर आपके सामने हम लोग यहाँ मौजूद हैं, बेहतर चर्चा और बातचीत के लिए और आपके सभी सवालों का उस विषय के संबंधित जवाब देने के लिए, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार को लेकर। क्या है सूचना संबंधी अधिकारों के प्रावधान, इसके अलावा हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर फोन करके अपनी किसी अन्य अगर कोई कानूनी पेचीदगियां, कोई और समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आप सीधा हमसे जुड़कर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देवदर्शन शर्मा। आप पूर्व सचिव हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के और अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत है आपका। जब लोग सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि किन अधिकारों का इस्तेमाल सर कैसे किया जाता है। सूचना का अधिकार जो मिला है इसकी जरूरत क्या थी? देखिए अनंत जी, जब हम एक प्रजातांत्रिक देश में हैं और यहाँ एक डेमोक्रेसी है जी, तो हमारे लिए क्या अधिकार हैं वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जिसमें एक सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें कोई व्यक्ति ये जान पाता है कि जो जिस समाज में, जिस सिस्टम में मैं रह रहा हूँ, मेरे लिए सरकार क्या कर रही है, मेरे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। जी। हालांकि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में पूरी ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर इसका ये लागू हुआ, लेकिन कुछ एक स्टेट में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट इससे पहले ही शुरू हो गया था। और मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि तमिलनाडु में 1997 से ही राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट लोगों के लिए था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक वो अधिकार है जिसमें कोई व्यक्ति ये जान पाता है कि जो भी डिपार्टमेंट, जो भी सेवाएं मेरे लिए यहाँ मौजूद हैं, उसमें क्या बजट आया, क्या कितना खर्चा हुआ, कितना इसमें कोई घपला या घोटाला है, उनको मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में जब उस कंसर्न डिपार्टमेंट से मांगता हूं तो वो बाध्य हैं कि मेरे को वो सभी सूचनाएं जो मैंने मांगी हैं वो मुझको दें, जिससे कि मैं प्राप्त अगर कोई आधार है आगे कोई मुझे कानूनी कार्रवाई करने का, या उस अधिकार से मुझे लगता है कि कुछ चीज मुझे ऐसी मिली है जहाँ पे मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, या जो सरकार ने व्यवस्था मेरे लिए की थी वो पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा या वो सुविधाएं मुझ तक नहीं पहुंची, तो मैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकूं और उसके आगे फर्दर उस पर मैं कहीं फोन पे बात को उठा सकूं। ठीक है सर। तो हमारे दर्शक सर जम्मू से रतन तक जुड़ चुके हैं। रतन, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? रतन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? रतन, आपका नंबर हम तो जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम की तरफ से आपको जल्द कॉल बैक जाएगा और बेहतर सहायता आपकी समस्या जानकर आपकी जरूर की जाएगी। देवदर्शन, जब सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो इसको हम अवेल कैसे कर सकते हैं? क्या पूरा प्रोसीजर होता है इस चीज के लिए? देखिए अनंत जी, इसके लिए जब ये एक एक्ट बनकर के अक्टूबर 2005 में सामने आया जी, तो उसमें सभी विभागों को, जो गवर्नमेंट के विभाग हैं, उसको उनको निर्देश दिए गए कि वो अब विभाग सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी की नियुक्ति करें। जी। जो सूचनाएं उनके पास आती हैं उनको इकट्ठा करें और उनका 30 दिन के अंदर अंदर उनका निस्तारण करें। इसके लिए जो भी सूचना मांगता है जी, वो सभी सूचनाएं पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी के पास में जाकर के इकट्ठा होती हैं। और इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा प्रारूप है, कोई इसमें ऐसा कोई इसको टिपिकल नहीं बनाया गया, बहुत सिंपल सा प्रारूप है। अपनी कोई भी जिस विषय पे उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको जो भी आवेदन करता है उसको एक सिंपल फॉर्मेट में उस विभाग का नाम लिखते हुए जो उसको सूचना चाहिए वो उसमें मेंशन करता है और उसके नीचे अपना नाम, पता, एड्रेस और जो फोन नंबर है वो उसमें मेंशन करता है। और जो
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, वो उसको कंसर्न जगह पहुंचाने के बाद में जी, और वो डिपार्टमेंट 30 दिन के अंदर अंदर वो सूचनाएं उसको प्रदान करता है। जी, ठीक है। लेकिन सर क्या ऐसा भी होता है कि किसी भी विभाग में अगर लोक सूचना अधिकारी जिसकी आपने बात की अगर वो नियुक्त ना हो तब क्या प्रावधान है? जनरली ये जो डिपार्टमेंट जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें कुछ एक कारणों से उस डिपार्टमेंट के कुछ एक भाग ऐसे हैं जो कवर नहीं होते। जैसे कि हम डिफेंस के कुछ मामले हैं उनको हम इसमें कवर नहीं करते, या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी वो इसमें कवर नहीं होती है। लेकिन जनरली जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं या पब्लिक सर्विस यूनिट हैं, पीएसयूज हैं, इंश्योरेंस हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये सारे इसमें कवर होते हैं। और इन सभी डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर इस पॉइंट पे नियुक्त किया जाता है कि वो इस तरह की जो भी क्वेरीज आती हैं उनको वो इकट्ठा करे और उनका निस्तारण जो है वो विद इन 30 डेज करे। अगर जी, यानी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को अगर हैम्पर कोई इन्फॉर्मेशन ना करती हो तो उसको दिया जा सकता है, उसके अलावा मतलब उसको नहीं दिया जा सकता, और उसके अलावा जो की चीजें हैम्पर नहीं करती हैं उनको आप पब्लिक फोरम में उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें पब्लिक फोरम में, पब्लिक डोमेन में आनी जरूरी आती है। इवन इसमें चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, पीएमओ ऑफिस है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम ऑफिसेज, और हमारी भारतीय सेनाएं, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सभी डिपार्टमेंट बाध्य हैं कि जो सूचनाएं जो इन दोनों उसमें नहीं आती, जिसमें हमारा कोई फॉरेन पॉलिसी पे कोई इफेक्ट आता है या हमारी कोई डिफेंस के हमारे सीक्रेट्स हैं, उनके अलावा सभी वो उनको देने की सूचना को देने के लिए। सर इसमें सिर्फ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं सिर्फ वही कवर होते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं? इसमें जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जनरली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये उन्हीं पर ही लागू होती है, या कुछ एनजीओज जो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एड चल रहे हैं वो इसमें उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लेकिन सर हम लोग अपनी पहली एप्लीकेशन जो हम लोग दायर करते हैं वो कैसे दायर कर सकते हैं? जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी जो सूचना अधिकारी की आपने जो बात की है उसका ऑफिस का एड्रेस वगैरह सब कहाँ से पता चलेगी चीजें? आनंद जी, इसमें एक बहुत सिंपल सा प्रारूप है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम सिंपल एक पेपर पे, इसका कुछ जगह कुछ स्टेट में इसका फॉर्मेट भी है, लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा प्रारूप है। वो एक प्लेन पेपर पे हम सूचना अधिकारी के नाम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट जो भी जिसके रिलेटेड हम सूचना चाहते हैं वो होता है, और क्या क्या सूचना हम चाहते हैं उसको हम क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। उसके बाद में अपना नाम, पता और फोन नंबर, फर्दर कोई भी हमें इंक्वायरी या वहां से हमारे लिए कोई अगर मेल या हमारे लिए कोई सूचना आती है उसके लिए साथ में कंसर्न कोई डॉक्यूमेंट है वो भी हम इसमें साथ में अरेस्ट करते हैं। और इसके लिए 10 रुपए का एक बहुत नॉमिनल सा एक फीस होता है जो हमको थ्रू पोस्टल ऑर्डर या डीडी हम या कैश में भी हम लोग जमा कर सकते हैं, और उसका कॉपी हम साथ में लगाते हैं। इवन ये 10 रुपए भी जो बीपीएल हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कार्ड धारक हैं, अगर वो अपने कार्ड बीपीएल कार्ड की कॉपी लगाते हैं तो ये 10 रुपए भी उनके लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है सर, इस वक्त सर राजस्थान से अजय हमारे दर्शक हम तक हैं। अजय अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी अजय। हेलो अजय, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। हाँ, मैंने पुलिस विभाग से कुछ सूचना मांगी थी जी, तो वो कोई कर्मचारी के फर्जी डॉक्यूमेंट थे, तो मैंने सूचना मांगी तो वो बोल रहे हैं उसकी सेवा पुस्तिका हमारे पास नहीं है, ऐसे करके जवाब मना कर दिया सूचना देने। तो आपने किस संबंध में सूचना मांगी थी अजय? आपकी बात हम लोग सही से समझ नहीं पाए। आप पुलिस विभाग में कोई कर्मचारी है, उसकी सेवा पुस्तिका होती है ना, सर्विस बुक जी, हाँ, तो उनमें कोई फर्जीवाड़ा था, तो मैंने वो सेवा पुस्तिका की नकलें मांगी थी सूचना आरटीआई में, तो पुलिस विभाग एसपी ऑफिस जालौर ने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है। ठीक है अजय, हालांकि जो आपकी समस्या है उसके लिए पहले आपकी जो एप्लीकेशन है उसको देखने की वो जरूरत होगी, आपने किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मांगी है। लेकिन दिव्यदर्शन जी, अगर ऐसा होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है, जो संबंधित अधिकारी है वो कहता है कि भाई इस बारे में उपलब्ध सूचना मेरे पास नहीं है, तो जो प्रार्थी है उसके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है? हाँ जी, कभी कभी ऐसा देखा गया है, क्योंकि ये एक इतना ज्यादा एक हमारे लिए करप्शन को या किसी ऐसी इरेगुलरिटीज को दूर करने का एक हथियार है कि कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट जान करके सूचनाओं को छुपाते हैं, देना नहीं चाहते जी। उस कंडीशन में हम लोग अपनी उस एप्लीकेशन को फर्स्ट अपील बना करके जी दाखिल करते हैं, जिसमें जो सीनियर ऑफिसर होता है, जो अबव रैंक होता है आपका, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसी डिपार्टमेंट का, उसके पास में वो अपनी फर्स्ट अपील हम फाइल करते हैं। उसके जो भी हमारे पहले कंटेंट से उनको
उसमें मेंशन करके कि भाई हमारे ये कंटेंट्स थे और हमने ये सूचना मांगी थी और उसका हमें संतोषजनक उत्तर नहीं आया। जैसा कि उन्होंने सर्विस बुक के बारे में भी कहा, सर्विस बुक एक डिपार्टमेंट का एक गोपनीय डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसमें कोई फर्जीवाड़ा है तो उसको जरूर उनको मेंशन करके उनको बताना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप आरटीआई के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं सर, तो क्या इन्फॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए, ये वजह भी आपको बतानी होती है क्या? आनंद जी, मुझको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, या मैं उस पर्टिकुलर स्टेट से, उस जगह से बिलोंग करता हूं या नहीं करता हूं, इसका आपके द्वारा मांगी गई सूचना में को ना देने में कोई रोल नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में आप सूचना ले सकता है, चाहे वो उस एरिया से बिलोंग करता है या नहीं करता। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं अगर कोई किसी विषय में, किसी डिपार्टमेंट की अगर जानकारी मैं हरियाणा में या केरल में चाहता हूं, तो वो मैं उसमें मांग सकता हूं। मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये किस लिए चाहिए। ठीक है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, कई दफा सर वो किसी जो आपकी एप्लीकेशन होती है, आरटीआई जो होती है, उसको रिजेक्ट भी कई दफा हम लोग देखते हैं, रिजेक्ट भी कई दफा हो जाती है। तो अगर रिजेक्ट की जाती है या फिर अस्वीकार की जाती है, तो दोनों चीजों में, दोनों परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? अगर कोई भी जो हमने सूचना मांगी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से और विद इन 30 डेज अगर उसका कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है या संतोषजनक जो जवाब आया वो संतोषजनक नहीं है, उन दोनों ही कंडीशन में हम उसके लिए फर्स्ट अपील में जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सीनियर रैंक का ऑफिसर जो पीआईओ से सीनियर रैंक ऑफिसर है, उसी डिपार्टमेंट का उसको एंटरटेन करता है और उसको विद इन 60 डेज उसके लिए वो ड्यूटी बाउंड है कि आपको उस इंफॉर्मेशन को या उस जो जवाब है उसको वो दे। ऐसा करने में यदि वो असमर्थ होता है तो उसकी आगे फर्दर फिर हम सेकंड अपील में हम उसको जाते हैं, जो स्टेट हमारे इन्फॉर्मेशन कमीशन में उसकी सेकंड हमारी अपील होती है। यानी कुल 90 दिन का वक्त आपने बताया, 30 दिन का वक्त आरटीआई दाखिल करने के बाद, और 30 दिन में अगर वक्त आपको जवाब नहीं मिलता है तो 60 दिन आगे आप फर्स्ट अपील के लिए ये चीज कर सकते हैं। लेकिन सब फर्स्ट अपील दायर करने के लिए क्या कोई प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होती है या फिर उसमें भी सादे पेपर के तहत? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें किसी भी फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती। जनरली सभी स्टेट में उसको भी हमारे को जो हमने पहली एक एप्लीकेशन डाली थी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास में, उसके कंटेंट्स को लिखते हुए ये बोलते हुए कि ये जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई है ये कंप्लीट नहीं है और इस इन्फॉर्मेशन को हम इस रिगार्ड में मांग रहे हैं जिसको हमें पूरा डिटेल्स साथ में हमें दिया जाए। हम उसको फर्स्ट अपील में उसको मेंशन करते हैं, साथ में पहली जो उसकी कॉपी है वो भी हम इसमें मेंशन करते हैं। इसका कोई फर्दर कोई फीस और इसका कोई और चार्ज नहीं होता है। हाँ, इसके बाद ये जरूर है कि चाहे हम पहली हमारी कोई एप्लीकेशन है या हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट अपील है, उन दोनों ही कंडीशन में जो भी सूचनाएं हमें उपलब्ध कराई जाती हैं वो जितने भी दस्तावेज हैं उनके पर पेज के हिसाब से हमें 2 रुपए का चार्ज उस पर हम डिपार्टमेंट चार्ज करता है। और यदि वो सॉफ्ट कॉपी में है, ईमेल है या कोई इस तरह कोई और डेटा है जिसको सीडी में प्रोवाइड किया जा सकता है तो उसका पर सीडी 50 रुपीज के चार्जेस वो हमसे मांग सकते हैं। ठीक है सर, इस वक्त प्रशांत एटा से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। प्रशांत, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी प्रशांत। जी सर जी, मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ सर। जैसे कि मेरे चचेरे दादाजी थे जी, तो उनकी संपत्ति जो थी पैतृक रूप में मेरे पापा को प्राप्त हुई है जी, ठीक है। और जो दादाजी थे मेरे, वो सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 6 माह कारावास 30 रुपए जुर्माना की सजा मिली थी, जो कि सूचना विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक प्रकाशन था पुस्तक का, उसमें 42-43 नंबर पेज पे इनका नाम दर्ज था जी, ठीक है सर। तो मैंने माननीय डीएम साहब से भी इसके लिए आवेदन किया था कि उनके संबंधित कोई जानकारी मुझे उपलब्ध कराई जाए। उनके लिए कोई भी प्रूफ मेरे पास नहीं था, केवल वो पुस्तक के अलावा, ठीक है सर। तो इसमें सर मेरी कानून किस तरह से मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही उनसे संबंधित, कुछ सर मदद नहीं मिल पा रही। डीएम साहब से भी मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दिया है यहाँ पर। 1930 की घटना आप बता रहे हैं जब उनको कारावास हुआ था? मैं कह रहा हूँ प्रशांत की 1930 की घटना बता रहे हैं जब उनको कारावास हुआ था, बता रहे हैं? हाँ, 1930 में। और उसके बाद उनके बारे में कोई सूचना आपको नहीं मिली है? ठीक है विदर्शन जी, तो जो समस्या इनकी है, तो क्या जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें तो उनका नाम दर्ज है कि उनको कारागार मिला है, लेकिन उसके बाद कोई सूचना नहीं मिल पाई उनके बारे में, तो क्या करना चाहिए उनको सर? जनरली हमने देखा गया कि जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं और वो
अलग अलग समय में बिफोर 47 वो जेल गए हैं या उन्होंने आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो उनके लिए एक पेंशन स्कीम और उनको समय समय पर सम्मानित भी किया जाता है भारत की गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके लिए एक पेंशन स्कीम वगैरह की योजना भी होती है। लेकिन उसमें ये प्रूव करना पड़ता है कि इन लोगों ने उस समय में किसी आंदोलन में हिस्सा लिया या जी किसी उसमें ये मूवमेंट में जेल गए थे, तो उसमें ये प्रूव करना जरूरी होता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैं ये कहूंगा कि आरटीआई के थ्रू वो वहाँ जो कंसर्न जो भी वो डिपार्टमेंट है, अगर ये आवेदन करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट उनको वहाँ से जरूर मिलेंगे। आरटीआई के थ्रू भी उसका आवेदन कर सकते हैं। जी ठीक है। सर ये बात मैं जानना चाहूँगा आरटीआई के बारे में कि इतने सारे कानून हमारे देश में हैं, तो अक्सर ये चीज़ें आती हैं कि कई दफ़ा कानून जो है उसका प्रॉपर हम उपयोग नहीं कर पाते या ढंग से फंक्शनल नहीं हो पाता। आरटीआई के बारे में इतनी स्ट्रांग अवधारणा लोगों के अंदर क्यों है कि आरटीआई जो कानून आया है ये लोगों के हाथ में एक हथियार के तौर पर आया है कि आप किसी भी चीज़ को, गलत चीज़ को आप उसकी सही जानकारी ले सकते हैं? आनंद जी, पहले ये होता था कि मैंने एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर के रूप में एक मैंने बिड लगाई और कॉन्ट्रैक्टर उसमें आया, एक मैंने रोड बनाने के लिए एक टेंडर मैंने निकाला, और वो टेंडर कितने एरिया के लिए था, कितने अमाउंट का था, ये चीजें बाहर लोगों तक कभी नहीं आती थी। एक गांव है, उसमें सिंचाई के साधन के लिए कोई नलकूप लगाने हैं या कुएं खोदने हैं या तालाब खोदने हैं, कितने खोदने हैं, ये कोई इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं आती थी। जो कुछ हमारे पास में उन्होंने कर दिया वही हमारे लिए काफी होता था। आज ऐसा नहीं है। आज हम ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो हैंडपंप लगाए गए हैं वो कितने सैंक्शन हुए थे, कितने वो हैंडपंप थे, या कोई सड़क बनी है तो उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, कितने किलोमीटर के लिए वो सड़क थी। तो ये हम स्पष्ट रूप से एक जानकारी जब मांगते हैं, तो वो जो करप्शन होता था पहले कि जो टेंडर में जो चीजें मेंशन है क्या उसके अकॉर्डिंग वो काम हुआ है नहीं या नहीं हुआ है, तो ये आरटीआई से हुआ है। और आप देखते हो कि बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो काफी काम कर रहे होते हैं, रूरल एरिया में काम कर रहे होते हैं। काफी हद तक हमारे जो राइट, हमारे अधिकार हैं, उनके लिए वो लोग लड़ रहे होते हैं। और इस तरह का जो करप्शन है आरटीआई के बाद वो बहुत हद तक कम हुआ है। ठीक है, नहीं कह सकते हैं कि जनता के हाथ में एक हथियार जरूर आया है कि जितने भी करप्शन होता है और जो सूचनाएं हमको चाहिए थी कि अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और उसके हिसाब से कोई सरकारी काम हो रहा है तो उस काम में उस धन का कितना सदुपयोग हुआ, ये हम लोग ट्रैक आरटीआई के द्वारा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारियां आरटीआई के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल सब इतना ही।